दोस्तों आदाब नमस्कार। मैं शम्स तबरेज़ी आपका होस्ट और दोस्त। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आज एक ये खूबसूरत चर्चा रखी गई है। इससे पहले भी आप बहुत से प्रोग्रामों में हमारे शामिल हुए हैं, लेकिन आज का ये प्रोग्राम इस लिए बहुत अहम है कि हम उन आज़ादी के मतवालों को याद करेंगे कि जिन्होंने ख़ुद को बर्बाद करके, ख़ुद को मिटाकर, अपनी जान देकर हमारे मुल्क को आज़ाद कराया। मुझे इकबाल के तराने के 2-3 शेर याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। और वो कहते हैं आगे कि यूनानो मिस्रो रूमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। तो हिंदुस्तान का नामो निशान हज़ारों साल गुजरने के बाद भी क्यों बाकी है, ये बहुत अहम और बहुत ही सोचने वाली बात है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर हमारे पास क्या ऐसा काम है, हमारा क्या ऐसा कमाल है कि हम लाखों लोगों में भी अलग से नज़र आते हैं। तो दोस्तों, इस परिचर्चा में हमारे साथ मेरे बिल्कुल बाईं जानिब बैठे हैं जनाब कंवल बिंदुसार जी। और कंवल बिंदुसार जी के बारे में मैं बता दूं कि आप आजकल के माहौल में जो हमारी बहुत ही अहम टेक्निक है, आईटी टेक्निक, और उस आईटी के साथ हमारा माइंड, हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क के चलने का जो प्रोसेस है उस पर उनका बहुत काम है। और फिर उनके बाद हैं हमारे दरमियान में जनाब राजीव रंजन जी। राजीव रंजन जी की मल्टी डायमेंशनल शख्सियत है, कई इनके व्यक्तित्व हैं, एक पत्रकार की हैसियत से, एक नाटककार की हैसियत से, एक लेखक की हैसियत से हमेशा हमारे साथ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि लिखने पढ़ने का काम इनका बहुत है, और लिखने से ज़्यादा ये पढ़ते बहुत हैं। और मेरा ख्याल ऐसा है कि जो पढ़ता ज़्यादा है वो सोचता भी ज़्यादा है और बहुत अच्छा सोचता है। तो राजीव जी, आज की चर्चा का आप ही से आगाज़ करते हैं, आप ही से शुरुआत करते हैं। 1857 की आज़ादी का जब बिगुल बजा तो जाहिर है अब हमारी जनता इतनी जागरूक हो गई है, हमारी नई जनरेशन समझ रही है चीज़ों को, और बहुत ही इत्मीनान के साथ अब वो ये फैसले करने लगी है कि असल में हमारा मुल्क और हमारी जनता, हमारा देश किस सिमत में, किस दिशा में जा रहा है। अगर हम मोटी सी बात आपसे ये पूछें कि हम जब आज़ादी के मतवालों की बात करते हैं तो बहुत से लोग, बहुत से नाम हमारे सामने आते हैं, लेकिन उसमें बहुत से नाम ऐसे भी हैं जो हमसे रह जाते हैं, छूट जाते हैं। और जब वो नाम रह जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी आज़ादी के साथ पूरी तरह से इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने अपने हिस्से की जो जो आहुति दी उनका जिक्र ज़रूर होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आज की गुफ्तगू का आगाज़, आज की इस चर्चा का आरंभ आप अपने इसी रिमार्क के साथ करें जनाब राजीव रंजन जी। बहुत बहुत शुक्रिया शम्स तबरेज़ी साहब। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ इशारा किया कि 1857 का जो बिगुल बजा था और 1947 में जो आज़ादी का सूर्योदय होता है भारत की सरजमी पे, उसमें बहुत सारी अनटोल्ड स्टोरियाँ हैं। और उस अनटोल्ड स्टोरियों को कैसे पढ़ा जाए और नई पीढ़ी को यह पता चले कि यह साधारण संघर्ष नहीं था जो उनको इंद्रधनुष की तरह रंगीन सपने देखने को प्राप्त हो रहे हैं। मैं कुछ छोटे छोटे उदाहरण मुझे याद आते हैं, चूँकि मेरा इतिहास दिलचस्पी का विषय है और मैं हरवंश मुखिया जी और प्रोफेसर लाल बहादुर वर्मा का विद्यार्थी रहा हूँ। उनका यह एक स्टेटमेंट मुझे बार बार याद आता है कि इतिहास राजाओं महाराजाओं का गाथा नहीं होता, वो जनता के दुख दर्द का दस्तावेज होता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे परिवार के दर्जन भर लोग रंगून और सिंगापुर के आसपास थे, और वो आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के संपर्क में आए, और जब चटगांव की पहाड़ियों पर भगेल आई थी तो वो लोग पैदल आए। उनकी कहानियाँ सुन सुन करके मेरा बचपन गुजरा है। और जब हमने ये उन कहानियों को सुनाना शुरू किया इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विद्यार्थी रहते हुए, तो एक मूवमेंट चलाया हम लोगों ने पूर्वांचल में खास करके, कि जो आज़ाद हिंद फौज का असर था, 1942 के असहयोग आंदोलन का असर था, चरखा आंदोलन था,
तो वह सारे आंदोलन मूर्त कैसे हो रहे थे। तो उसमें जो चीज़ें बड़ी मज़ेदार आईं कि मेरे परिवार के लोग, हम लोग भूमिहार ब्राह्मण एक समाज जाति होती है, उसमें हमारा जन्म हुआ, तो ये सवर्ण बिरादरी कहलाती है। लेकिन उस समय हमारे परिवार के लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, लाल पदमदर के दोस्त थे, तो नेहरू जी को गांव लेकर के आ गए। गांधी जी की यात्राएं अल्लामा शिबली नुमानी का जो परिसर था, शिबली एकेडमी दारुल मुसन्नफिन में हो रही थी, डाकखाने फूके जा रहे थे। तो जो हमारे घर में हलवाहा का काम करते थे, उनका नाम, उनके बच्चे का नाम था मोहन। तो ये लोग रणनीति बनाते थे और कहीं इनके जेल न चले जाएं, इस भय से गांव के बहुत कमज़ोर परिवारों के लोगों से पोस्टर चिपकाना, उस समय बैनर बनवाना या दीवारों पर नारे लिखवाना, ये लोग किया करते थे। तो कहानियों में जब मैं श्रुति आधार की कहानियों पर मैं सुनता था, तो मोहन राम जी जेल चले गए। और हमारे गांव में जब डाकखाना फूका गया तो मेरे परिवार के एक व्यक्ति मुंसफ मजिस्ट्रेट हो गए थे। तो उस समय के जो पोस्ट मास्टर थे विश्राम राय, जिनका बड़ा सम्मान था, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि मेरे गांव का चिराग बुझ जाएगा, इसलिए उन्होंने कहा इस बालक ने नहीं जलाया है, मैंने जलाया है। यह एक कुर्बानी की ट्रेडिशन। अब ये किसी किताब में वर्णन नहीं है, लेकिन जो ओरल मीडिया है, पूरा जो पूर्वांचल में इस तरह के 100 किलोमीटर की दूरी में ये बातें अभी तक दर्ज हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ जिसके भी ख्याल और जहनीत में ये बात आई होगी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष को मनाया जाए और इस अवसर पर डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। तो अभी कल मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया था, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने जो फैसले लिए हैं कि जैसे पूर्वांचल के लिए 1857 से लेकर के 1947 तक कोई स्क्रिप्ट लिखी जाए, और उन कहानियों को तो अभिव्यक्त नहीं किया जा सका, उनको अभिनय के माध्यम से, लोरी के माध्यम से मंच पर जीवंत किया जाए। बहुत उम्दा बात कही आपने, और आपकी उस मीटिंग में शिरकत की वजह से जाहिर है लेटेस्ट से लेटेस्ट जो उनके फैसले हैं वो आपने उनका तज़किरा कर दिया। तो आगे हम भी और हमारे दूरदर्शन की लाइनों पर भी शायद उनकी चर्चा, उन पर बातचीत रहेगी। बिंदुसार जी, मैं चाहूँगा आपसे कि ग्रेटर पंजाब पार्टीशन से पहले जब हरियाणा, हिमाचल या ये इनका कोई शुमार नहीं था, ये तो अभी 66 और उसके आसपास की देन है। ग्रेटर पंजाब जो हमारा पाकिस्तान और हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और ये सारी चीज़ें सब एक था। तो यहाँ आज़ादी के मतवालों का एक बड़ा जमावड़ा था, बड़ी उन्होंने कोशिशें की। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि जब हम 1857 के बाद की सरगर्मियाँ और जो हमारी एक्टिविटीज़ थी, जो हम आज़ादी के लिए कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज़ों के हिसाब से ये बगावत थी, जाहिर है हर सरकार में उसके रिएक्शन यही होते हैं। तो उसके अंदर हरियाणा के पर्सपेक्टिव में, जो आज का हरियाणा है 1966 के बाद, जिसमें ख़ास तौर से भिवानी, जींद और झज्जर और रोहतक, इस रीजन के लोगों का बड़ा अमल दखल रहा। और आप तो ख़ुद जींद से आपका ताल्लुक़ है, तो उस लाइन पर, उस एरिए के कुछ ऐसे लोग या वहाँ के कुछ ऐसे ख़ास आंदोलन, राजीव रंजन जी ने जिनका जिक्र किया कि हमारे बहुत से ऐसे लोग रहे कि जो सामने नहीं है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर उनकी बहुत चर्चा, उनकी बातचीत और आज़ादी के पल पल और किस तरह से उनकी एक्टिविटीज़ को, अपनी एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाना, उस पर बातचीत होती। आप ज़रा से ये बताइए कि उस हवाले से हरियाणा का हमारे स्वाधीनता संग्राम और यहाँ के लोगों का क्या रोल रहा है। बहुत ही आपने अच्छी चर्चा आज जो है वो शुरू की है। दरअसल उस वक्त हरियाणा एग्जिस्टेंस में नहीं था, बिल्कुल। उस वक्त एक पंजाब होता था, और उस वक्त अगर हम बात करते हैं तो दो तरह की विधाएं जो ज़्यादा प्रचलन में रही हैं जब भी हम स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं। एक तरफ गांधी जी का मूवमेंट चल रहा था जो कि शांति प्रिय था, दूसरी तरफ हम भगत सिंह जी जैसे नेताओं को देखते हैं। तो जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में भी बहुत अच्छे संघर्ष करने वाले जो हैं लोग रहे हैं। जैसे तुलाराम जी रहे, राव तुलाराम जी जो है वो अपने आप में एक मिसाल हैं। बहुत बड़ा रहा। राव तुलाराम जी ने जो उनका योगदान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। मतलब उस जमाने में उन्होंने 5000 की सेना को तैयार किया, बहुत बड़ी बात है, 5000 की सेना को तैयार किया के नवाब का भी बहुत। और
नवाब जैसे आपने जिक्र किया, नवाब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। और उधर अगर हम चलते हैं थोड़ा सा पलवल और फरीदाबाद की तरफ, तो उधर हम जाते हैं तो वहाँ नाहर सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। फिर कुछ ऐसे उस वक्त नवाब रहे हैं, मतलब अगर मैं 1857 की बात करूं तो 1857 1858 में जो फारूक नगर के नवाब थे उनका बहुत बड़ा योगदान था उसके अंदर। बाद में बल्कि उनको 1858 के अंदर ही सरेआम पब्लिकली जो है उनको फांसी दे दी गई थी। तो इस तरीके की बहुत सारी जो हैं, ये मुझे ध्यान आया, आप हरियाणा के अच्छा रीजन आपने कवर किया। इसमें एक और इलाका रह गया, झज्जर नहीं, माफ़ कीजिएगा, फिरोजपुर झिरका। फिरोजपुर झिरका के नवाब शमसुद्दीन, जिनको अंग्रेज़ों ने फांसी पर लटका दिया था, और उसी ख़ानदान से उर्दू का एक बहुत बड़ा शायर पैदा हुआ, दाऊद दहलवी, जिसको हम जानते हैं, जिनकी परवरिश लाल किले में हुई थी। और उस फिरोजपुर झिरका को हम कई मरतबा नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आपने जो पॉइंट आउट कराए हैं बिंदुसार जी, बिल्कुल सही बात है। हमारी नई जनरेशन को, हमारी नई नस्लों को, पीढ़ियों को ये जानना चाहिए दोस्तों कि वो नाम, ख़ासतौर से देखिए ये मूवमेंट गांधी जी से जुड़ा, गांधी जी के बाद और फिर बहुत से लोग, बड़े बड़े नाम, बहुत से, बाल गंगाधर तिलक, गोखले और राजा राम मोहन राय और बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने आज़ादी के साथ साथ राजीव जी समाज सुधार के तौर पर भी काम किया। बिल्कुल सबसे बड़ी बात ये, यानी पहलू एक नहीं था, आज़ादी तो हमारा मेन टारगेट था, लेकिन उसके साथ साथ एक सोशल वर्किंग का जो काम चल रहा था, समाज सुधार का काम चल रहा था, ये भी एक बहुत अहम था। मैं चाहता हूँ राजीव जी इस हवाले से इस पर कुछ चर्चा करें आप। देखिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ पुनः इशारा किया सर, आपने तब्रेज़ी साहब, कि आज जो राजनीति है वह राजनीति और जो 1947 के पहले की राजनीति है उनमें हमारी कैसे विरासत को टच किया जाए। महात्मा गांधी देश की आज़ादी के लिए जब असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो वह नारा बाद में लिखवाते हैं, पहले कहते हैं कि तुम शपथ लो कि शराब नहीं पियोगे। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि तुम ये शपथ लो कि तुम चरखा आंदोलन का हिस्सा बनोगे और किसी महिला का अपमान नहीं करोगे। फिर वो शपथ दिलवाते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो 1947 के पहले की पार्टी है, उनके कार्यालयों में, पुस्तकालय के में जो किताबें रखी हैं उसको पढ़ोगे। तो किस तरह का सांस्कृतिक विमर्श था। वह जिस शहर में जाते थे, अगर वो कलकत्ता जा रहे हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर से मिल रहे हैं, पानीपत आ रहे हैं तो अल्ताफ़ हुसैन हाली से मिल रहे हैं, आजमगढ़ जा रहे हैं तो अल्लामा शिबली नुमानी से मिल रहे हैं। यानी वह जो समाज का स्वर था, जो आंदोलन के एक्टिविस्ट थे, समाज को पढ़ने वाले, तो वो पहले लोग एक्टिविस्ट थे। बिल्कुल सही। गांधी भी एक एक्टिविस्ट थे। वह राजनीति सत्ता के विकेंद्रीकरण की नहीं कर रहे थे। उनको ये बात समझ में आ गई थी कि जो वैश्विक दुनिया है वह ज्ञान से चलेगी। और आज की तारीख में मैं इस बात के लिए गौरवान्वित हूँ कि हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवाओं का देश है। लेकिन हम दुनिया को हथियारों से नहीं जीत पाएंगे, दुनिया को एटम बम से नहीं जीत पाएंगे। आने वाली सदी का कोई वो मुल्क नेतृत्व करेगा जो ज्ञान ग्रहण करते हुए ज्ञान की शताब्दी का नायक बनेगा। बिल्कुल सही बात। और 1857 से लेकर के 1947 तक जो हमारी ज्ञानार्जन की विरासत समृद्ध हुई, गालिब से लेकर के प्रेमचंद तक, मतलब उसमें हिंदी उर्दू के अलग अलग विद्वान नहीं हैं, वह हिंदुस्तानी हैं और वह अपने सर्जना की अभिव्यक्ति के सर्वोत्तम बिंदु हैं। अगर कोई मुझे दुनिया में कहे कि 5 शायरों का नाम बताओ तो उसमें गालिब श्रेष्ठ शायर हमें मिलेगा, और कोई ये कह दे कि एक शायर बताओ तो मैं गर्व से कहूँगा कि मेरा सबसे बड़ा शायर गालिब है। क्या बात। लेकिन 1947 से पहले एक सियासत हुई तब्रेज़ी साहब, मैं उसको बात ज़रूर करना चाहूँगा कि 1857 का जो गदर था वो मंगल पांडे का अकेले का गदर नहीं था। बिल्कुल ठीक बात। वह हिंदुस्तानियत का गदर था। अगर कम्युनिकेशन स्किल जैसा आज है इसका 1% भी रहा होता तो वह गदर दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक क्रांति होती। बिल्कुल सही बात। लेकिन अंग्रेज़ों ने, जो उस समय का शिक्षाविद है लॉर्ड मैकाले, वह इस बात को पहचान लेता है और फिर उसने जो क्लासिफिकेशन किया समाज का
ज्ञान ग्रहण करने के लिए दोबारा गालिब और इंटेलेक्चुअल न पैदा हों, सूर न पैदा हों, तो उसने जो शिक्षा नीति बनाई, कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक का क्लासिफिकेशन कर दिया, क्लर्क से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक का एक समाज बना दिया, तो इंटेलेक्चुअल ना पैदा हों। बिंदुसार जी का चूंकि काम माइंड रीड और माइंड प्रोसेस और माइंड की जो टेक्निक है उससे जुड़ा हुआ, मैं चाहता हूँ बिंदुसार जी मैं थोड़ा सा साइंटिफिकली लोगों तक पहुँचूँ, अपने दर्शकों को ये इत्मीनान दिलाऊं कि जो हमारी समत है, जो हमारी डायरेक्शन है, वो सही दिशाओं में जा रही है। और हमारी वो जनरेशन जिसमें आज़ादी की जिसमें शुरुआत हुई थी और आज की जनरेशन जो आज़ादी के माहौल में सांस ले रही है, वहाँ तक पहुँचने के प्रोसेस में आज का जो हमारा माइंड सेट है वो किस तरह से अपने आप को फिट पाता है? शम्स जी, आपने 2-3 चीज़ें जो बीच में डिस्कस की हैं, उसमें समाज सुधार की आपने बात की। जी जी जी। तो समाज सुधार में एक किसान जो है वो वर्ग एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हरियाणा में सर छोटू राम जी रहे हैं, जिनका बहुत बड़ा किसानों के बारे में बहुत बड़ा योगदान रहा है, और पूरे जो ये स्वतंत्रता आंदोलन हमारा रहा है उसके बीच में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा मूवमेंट रहा उनका। और बीच में राजीव रंजन जी ने चर्चा की संस्कृति की, हमारी कल्चर की, तो मतलब बहुत ही, जैसे मैकाले साहब का जिक्र किया, तो ब्रिटिशर्स को बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे यहाँ पे अच्छे जो साहित्यकार हैं वो पैदा नहीं होने चाहिए। और तो उन्होंने क्या किया, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं वो हमारे बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, 1910 में उन्होंने उनके सोजे वतन को की सारी प्रतियां जला दी और उसको बैन कर दिया। तो इस तरीके के जो है जो आचरण है वो ब्रिटिशर्स का रहा हमारे साहित्यकारों के प्रति। लेकिन हमारे यहाँ पे फिर बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार उभरे हैं, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं, उनकी मतलब 4 लाइनें वो बहुत ही फेमस लाइनें हैं कि चमक उठी थी तलवार पुरानी थी, चमक उठी थी वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी। तो ऐसा नहीं है कि हमारे साहित्यकारों ने मतलब पीछे मुड़ के देखा, उन्होंने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा, उन्होंने भी खूब लिखा और धड़ाधड़ लिखा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन रहा, चाहे वो 1857 से शुरू हुआ, फिर 1947 तक का जो हमारा सफ़र रहा, इस सफ़र में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। तो अगर मैं माइंड के प्रोसेसेस की बात करता हूँ और आज के युवाओं को मैं उससे जोड़ के देखता हूँ, तो जैसा कि बहुत सही कहा कि आज का तकनीकी युग है, हम आज मोबाइल पे सारी की सारी चीज़ें देख लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि हमारा जो युवा है वो शायद हमारे साहित्यकारों को या हमारे जो उस वक्त के लेखक रहे हैं, और चाहे भगत सिंह जी का लिटरेचर रहा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लिटरेचर है, उसकी तरफ उतना शायद ध्यान और रुझान उनका नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं उनको प्रेरित करें कि भाई वो भी इस तरीके का साहित्य पढ़ें, और उस दिशा में हमने कुछ पहल की है। इनफैक्ट मैं अगर तबरेज़ी साहब आपका ही जिक्र करूं, जी। तो पिछले दिनों आपने एक साहित्य क्रिकेट के नाम से एक प्रोग्राम करवाया था, जिसमें जो उस समय के जो साहित्यकार हैं उनका भी कवरेज आपने करवाया था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी जिनके अंदर शामिल हैं, जिनमें मुंशी प्रेमचंद जी शामिल हैं, रविंद्रनाथ टैगोर शामिल हैं। तो हमारे उस तरीके के साहित्यकारों को आपने कवर करवाया। तो बेसिकली उसका मकसद क्या था? उसका मकसद यही था कि जो माइंड है हमारा, जहां अटेंशन जाती है, वेयर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, ये एक लाइन है कि जहां भी आपकी अटेंशन जाएगी एनर्जी वहां फ्लो करने लगेगी। बिल्कुल। तो अगर युवाओं का हम ध्यान उधर ला पाए, जिस तरीके से ये आपने एक प्रयोग किया, बहुत ही अच्छा प्रयोग था, मतलब कुरुक्षेत्र में 4 दिन जो ये प्रयोग रहा, बहुत ही सफल प्रयोग रहा, बच्चों का ध्यान उस तरफ हम आकर्षित कर पाए, और उसके बाद काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आए कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को करेंगे। अब ये अगर हम 1947 वाला जो समय है और 1857 के बीच का समय देखते हैं, तो उसमें गांधी जी का समय आ जाता है, भगत सिंह जी का भी समय आ जाता है। तो हमारा एक लिम्बिक ब्रेन होता है। राजीव जी, बिंदुसार जी जिस लाइन पर बातचीत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू चल रही है, और आप भी चूंकि उससे जुड़े हुए हैं, अलग अलग
NGO से जुड़े हुए हैं, थिएटर भी उससे करते हैं, आप सेमिनार और ये वो करते हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि हम इन प्रोग्रामों के माध्यम से बच्चों को, नई जनरेशन को उससे जोड़े। अब मिसाल के तौर पर मैं एक प्रोग्राम देता हूँ, उन्होंने साहित्य क्रिकेट का जिक्र किया। उसी लाइन पर चलते हुए हम आज के क्विज़ जो हैं हमारे, क्विज़ में इस तरह की चीज़ों को और इस तरह के सवालों को अगर हम लोगों तक, बच्चों तक पहुंचा सकें, या शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन के माध्यम से, या नई जनरेशन में पिछले 22, 25, 30 साल के अंदर स्वाधीनता या देशभक्ति पर जो हमारी रचनाएं लिखी गई हैं, चाहे वो फिक्शन में हो चाहे पोइट्री में हो, उस माध्यम से अगर हम आज के माहौल में लोगों को उजागर कर सकें तो मैं समझता हूं कि ये बड़ा काम होगा। इस सिलसिले में कुछ आप बताइए कि हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नहीं, इसमें एक बड़ा काम हरियाणा सरकार ने किया है और जिस पर आपको गौरव होगा कि हरियाणा पूरे भारत में नेतृत्व कर रहा है। एक तो 2 कारणों से, कृषि विज्ञान की जो अनुसंधान संस्थाएं हैं वो करनाल में बहुत बड़ी तादाद में वैज्ञानिक संपदा के रूप में उपस्थित हैं। बिजली कंपनियां जो हरियाणा की हैं वो मुनाफे की कंपनी बन गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को जब यह पता चला कि मुनाफा बिजली कंपनियों का हो रहा है तो संजोग से अपनी ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने आमंत्रित किया। संजोग से मेरी भी उपस्थिति वहाँ तय हो गई थी और उस बातचीत से उन्हीं के सपने को साकार करने के लिए आदरणीय PK दास और शत्रुजीत कपूर जी ने ये प्रस्तावना रखा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अगर आदर्श गांवों का चयन करके जो बिजली खरीद करके बिजली का इस्तेमाल किए हैं तो वहाँ हम एक सर्वांगीण उत्थान के लिए पुस्तकालय बनाएं। बहुत अच्छा। अब जो टेक्नोलॉजी की बात की गई है और किस तरह छपे हुए शब्द की अर्थवत्ता की बात की गई है, तो सरदार पटेल पुस्तकालय के श्रृंखला के रूप में 3 पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं। करनाल के 3 गांव हैं, काछवा, बियाना और गोंदर, और वहाँ पर वाईफाई कनेक्शन है, 5 किंडल रखे गए हैं, 5 कंप्यूटर रखे गए हैं, पाठक मंच बनाया गया है। मैंने ये देखा कि जो वहाँ के आंखों में ललक थी नौजवानों में और किस तरह से इतिहास प्रस्तुति हो, तो जैसे आपने कहा कि क्विज, तो हम लोगों ने एक प्रश्न करना शुरू किया कि गालिब का हरियाणा से रिश्ता है तो वो धरती कौन सी है। तो एक बच्चे ने जवाब दिया कि वो लोहारू है। तुरंत PK दास जी ने उठा करके गालिब की जीवनी दी। थोड़ी देर बाद हमने पूछा कि एक फिल्म की पटकथा लेखक का नाम बता दो। तो एक ग्रेजुएशन का लड़का बैठा था जो IIT से MTech कर रहा है, BTech कर रहा है दिल्ली से, उसने कहा ख्वाजा अहमद अब्बास। तो हम लोगों ने ख्वाजा अहमद अब्बास की जीवनी उसको दी। फिर उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसा नाम बताओ जिस पर हरियाणा अपने लोक और माटी को लेकर के सम्मान महसूस करता हो। तो एक बच्चा उठा और कहा कि लक्ष्मीचंद। वाह। तो यह जो हरियाणा आप स्थापित कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के दौर में, और टेक्नोलॉजी चूंकि साधन है वह विवेक नहीं है। आज अगर साधन तर्कसम्मत ढंग से इस्तेमाल नहीं करेगा तो युवाओं को साइबर सेल से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक है। युवा मस्तिष्क को सही दिशा में चलने के लिए जो विवेक निर्मित होगा वह साहित्य से ही होगा। बिल्कुल सही राजीव जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और ये बात हमारे जहनों में अच्छी तरह से बैठी हुई है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी ज़माने में, किसी भी माहौल में छपी हुई बात की जो ऑथेंटिसिटी होगी वो कहे और सुने हुए शब्दों पर नहीं होगी। बिंदुसार जी, हम अपनी बातचीत को अब अपने समापन की तरफ ले जा रहे हैं और आपसे ये दरख्वास्त करेंगे, चूँकि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, राजीव रंजन जी ने जिस तरफ इशारा किया, हम इसी दिशा में और क्या क्या माध्यमों से अपने युवाओं को और ज़्यादा उनमें चेतना और जागृति पैदा कर सकते हैं? बहुत ही रेलिवेंट जो है ये मतलब आज का जो प्रोग्राम है, आज के कंटेक्स्ट में ख़ास तौर पे जब मैं भगत सिंह जी को पढ़ता हूँ तो मेरे अंदर एक अलग तरह का जोश पैदा होता है। तो वो जोश क्यों पैदा होता है, इसको मैं थोड़ा सा माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि हमारा एक लिम्बिक ब्रेन होता है। तो जो लिम्बिक ब्रेन है वो हमारी फीलिंग्स के साथ अटैच होता है, भावनाएं। तो जब हम किसी चीज़ को अपनी भावनाओं से रिलेट कर लेते हैं, एक हमारी थिंकिंग है, थॉट है,
और दूसरी फिर हमारी उसके बाद फीलिंग्स हैं। तो जब हम स्वतंत्रता आंदोलन को देखते हैं तो मेरे अंदर जिस तरीके की भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जिस तरीके के थॉट्स उत्पन्न होते हैं, तो उससे मेरे ब्रेन के अंदर कुछ लाइंस पैदा होती हैं। आपने बहुत ही रेलिवेंट जो है विषय पकड़ा हुआ है कि आज का जो आईटी का युग है, आज यूट्यूब चैनल्स हैं हमारे पास, आज हमारे पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम हैं जिनसे हम उनका प्रचार और प्रसार दोनों चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आज का ये प्रोग्राम है, ये भी एक प्रचार और प्रसार का माध्यम है कि किस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे लिए काम किया और हमारे थॉट और हमारी फीलिंग्स किस तरीके से उधर जुड़े। और जब हमारी फीलिंग्स और थॉट उसके साथ जुड़ेंगे तो उस दिशा में काम होगा, क्योंकि जहाँ अटेंशन जाती है एनर्जी वहाँ फ्लो करने लगती है। बिल्कुल ठीक। और जिस तरीके से अभी राजीव रंजन जी ने बताया कि हरियाणा सरकार ने बहुत तरह की योजनाएं बनाई हैं, इसी तरीके से मतलब पूरे हिंदुस्तान भर में अलग अलग जगह पे कार्यक्रम हो रहे हैं। और ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में, मैं प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देख रहा हूँ। जैसे कविता कोश के नाम से एक बहुत ही अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पे जाके आप हमारे सारे साहित्यकारों के बारे में डिटेल देख सकते हैं। तो इस तरीके की जो योजनाएं हैं इनको और क्रियान्वित करके नए नए स्वरूप के अंदर आगे लेके आना चाहिए। मैं दोस्तों ये अर्ज़ कर दूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में ये प्रोग्राम ज़रूर है, लेकिन आपने देखा कि इस चर्चा में किस तरह से नई नई बातें, नई नई चीज़ें खुलकर सामने आई। हमने 1857 से बात शुरू की थी और आज के माहौल में नई जनरेशन तक और युवाओं तक पहुंचने के लिए हमें क्या बेहतर तरीके अपनाने चाहिए, वहाँ तक हमने गुफ्तगू की। और मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हमें अपनी अहमियत को समझना चाहिए। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो हमारी कीमत ज़ाहिर है अनदेखे में लगाई जाएगी, और वो कीमत किस तरह से कहाँ तक सही होगी ये हम नहीं जानते। इसलिए हमें अपनी आज़ादी, अपने कामों और अपनी मेहनत की अहमियत को समझना पड़ेगा, और अगर ये नहीं समझेंगे तो आने वाले वक्त में मुश्किलें तो पैदा होंगी। आज ये इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आईटी के इस दौर में हमें अपने आप को किस तरह से बेहतर बनाना है, मैं समझता हूँ इस गुफ्तगू का उस माहौल में बहुत ही ज़्यादा अहमियत रहेगी। और इसी पर चलते हुए हमारी सरकारें, चाहे वो रियासती, सूबाई, राज्य सरकारें हों या हमारी केंद्रीय सरकारें हों, अपनी अपनी कोशिशों में मसरूफ़ हैं। और आखिर में इन 6 लाइनों से मैं अपनी बात और इस प्रोग्राम का अंत करूँगा कि हम एक विशाल मुल्क हैं, 133-35 करोड़ की आबादी वाले मुल्क हैं, और 33-35% की आबादी दुनिया की इस मुल्क में रहती है। तो हमारा काम बहुत बड़ा है, हमारी जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी हैं, और हमें समझना चाहिए कि इन जिम्मेदारियों को आगे इसी तरह से निभाते रहना है, और न सिर्फ निभाते रहना है बल्कि अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हुए अपनी मीरास भी छोड़नी है। इन 6 लाइनों के साथ कि गंगा की स्याही से लिखी है ये कहानी, गंगा की स्याही से लिखी है ये कहानी, कश्मीर के पेड़ों के कलम की है रवानी, जिस हुस्न पे मीरा थी कभी इसकी दीवानी, नानक ने जिसे बोलने को अपनी दी बानी, ये कृष्ण की धरती है, ये चिश्ती का वतन है, कहते हैं जिसे हिंद यही गंगो जमन है, कहते हैं जिसे हिंद यही गंगो जमन है। तो दोस्तों, ये हिंदुस्तान अलग अलग फूलों का एक गुलदस्ता जो हमें विरासत में मिला था, और इस विरासत को हमें संभाल कर आगे चलना है। इसमें अलग अलग खुशबुएं, अलग अलग धना की रंग, अलग अलग पहनावे, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सकाफ़त, अदब, साहित्य, उस सब को मिलाकर एक रखने की जिम्मेदारी हमारी बहुत बड़ी है। उसी को हमें आगे लेकर चलना है, इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई होगी। आपसे रुखसत लेते हैं, आपसे इजाज़त लेते हैं, विदा होते हैं, लेकिन एक सजेशन के साथ, इस उम्मीद पर कि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसका नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के नाम से आ गया है। दोस्तों, हम लोग भी सब मास्क लगा कर आए हैं, और यहाँ से जाएंगे तो अपना मास्क भी लगाएंगे, इसलिए आप एहतियात बरतें। बाहर जब भी जाएं
मास्क का इस्तेमाल करें, दोनों डोज लें और एहतियात रखें कि भीड़ में, बाज़ारों में आप थोड़ा सा फासला रखें। जो ज़रूरी चीज़ें हैं अगर हम उसकी एहतियात रखेंगे, उसको अपने साथ लेकर चलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम अपने देश, अपने राज्य, अपने स्वराष्ट्र के कामों को आसान बना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत